अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अपनी जगह गहरी सियासी कशमकश का शिकार हैं। नून लीग को अब भी एक बयानिए की तलाश है तो तहरीक इंसाफ को ये समझने में मुश्किलात हैं कि वो मज़ाहमत जारी रखे या मुफाहमत का हाथ बढ़ाए। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखती है लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, जबकि हुकूमत तहरीक इंसाफ से टेबल टॉक की ऑफर्स पर ऑफर्स दे रही है लेकिन तहरीक इंसाफ उनसे मुज़ाकरात से इनकारी और इस हुकूमत को कठपुतली और रिमोट कंट्रोल करार दे रही है। जबकि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर हुकूमती जमातें तहरीक इंसाफ को दोबारा कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार हासिल की कोशिश का ताना दे रही हैं। तहरीक इंसाफ की तरह नून लीग भी अंदरूनी खाना कशमकश का शिकार है, जिसको अभी तक ये समझने में मुश्किलात हैं कि उनकी बका मुफाहमत में है या मज़ाहमत में। पंजाब की तंजीम में ड्रामाई तब्दीलियां और नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की करारदाद मंजूर किया जाना किसी तूफान का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। इसहाक डार, जिन्हें वजीर खजाना का कलमदान दिए जाने पर बहुत से हलकों को एतराज था, उनको अब डेप्यूटी वजीर आजम बना दिया गया है। उधर हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान जैसी मुश्किल का भी सामना है, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में हुकूमत को क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हुए मिलियन मार्च करने का ऐलान कर दिया है। साथ में यह भी कहा है कि अगर हमारा रास्ता किसी ने रोका या कोशिश की तो वो खुद मुसीबत को दावत देगा। बढ़ते सियासी तनाव में कल 6 जजेस के केस में भी आज खुद नोटिस केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन इस समाअत से कबल ही मौजूद जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बरपा है, जिस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी किया और आज खुद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने पर उठाए गए एतराजात को भारी जुर्माने के साथ खारिज करके ये तासुर दे दिया है कि अदलिया अब किसी भी मुहिम, मुदाखलत या किरदार कुशी को बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के डायलॉग में होगी इन तमाम इशूज़ पर बात। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया अफजल मरवत साहब आपका। सर, पहले तो मुझे इजाज़त दीजिए अगर मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि बानी पीटीआई ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने आप ही का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए दिया था और कल बाज़ाब्ता तौर पर वो फिर दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये है कि आज मैंने चेयरमैन बानी पीटीआई खान साहब को भी बताया और मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मेरे पार्टी का कोई भी रुकन मेंबर असम्बली जो है, नेशनल असम्बली, अगर इससे खुश होता है तो मैं रज़ाकाराना तौर पर किसी भी शख्स के हक़ में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। वैसे ही इसका मसला बना दिया गया और अगर मेरे जो अजीज़ मेंबरान असम्बली जो सुन्नी एहतियात कौंसल से हैं, कोई भी मेरा दोस्त अगर ख्वाहिश रखता है तो मुझे इस कमेटी के चेयरमैन बनने के लिए कोई मेरी ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। खान साहब ने पहले मेरा नाम दिया था और आज मैंने खान साहब को भी ये अपनी राय कन्वे की है। अच्छा सर, ये बात तो साबित हो गई है कि जितने भी वो अंदरूनी पीटीआई के नाम थे जो आपके और खान साहब के दरमियान खलीज डालने की कोशिश कर रहे थे, ये तो वाज़ेह हो गया कि बानी पीटीआई के लिए आपकी पोजीशन वैसी की वैसी मुस्तहकम है, जो उनको खिलाफ भड़काया जाता रहा है वो भड़के नहीं है। गुजारिश ये है कि हर पार्टी में थोड़ी बहुत जो हैं ये मसले मसाइल होते हैं और आज भी खान साहब से तफसीली गुफ्तगू पार्टी के अमूर पे हुई और उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि जो जितने कम वक्त में किसी भी सियासी पार्टी में जो मकाम मुझे मिला है, खान साहब फरमा रहे थे कि इसमें जेलिसी का फैक्टर जो है वो ज़रूर लाजमी इसने मुलव्वस होना था। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि मैं ऐसे अंदरूनी मामलात पे किसी किस्म की अगर कोई एग्रेशन होती है तो इसको मैं नज़रअंदाज करूँ। तो लिहाजा खान साहब के साथ आज मैंने वादा किया है कि मैं ऐसे मामलात में अगर पार्टी की कोई दोस्त मुझसे नाराज़गी भी रखते हैं तो मेरी तरफ से, क्योंकि हमारे दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जी। मैं किसी का रास्ता ही नहीं काट रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ है खान के कास के साथ और इंशाअल्लाह मिलजुल के इत्तेहाद और वहाँ इत्तेफाक से हम खान के कास को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आप बानी पीटीआई के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन आपके रहनुमा कभी हुकूमत कभी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। बानी पीटीआई की ख्वाहिश क्या है और चूंकि आप तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं?
ये जो गुज़िश्ता 3-4 अयाम में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातों के हवाले से जितने भी बयानात आए हैं, खान साहब ने आज इस पे अफसोस का इज़हार किया। खान साहब जो हैं, आज से 3 अयाम कबल भी मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक़्त भी 2 टोक मौक़िफ़ दिया था। आज फिर 2 टोक मौक़िफ़ हैं कि न तो उनकी ख्वाहिश है न पार्टी की ख्वाहिश है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरियत की पासदारी के लिए बात करना ज़रूरी भी हुआ तो सबसे पहले जो है स्टेक होल्डर से बातचीत के जो अगराज़ व मकासद है उसमें एक चीज़ वाज़ेह ज़रूर होगी कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए ये बातचीत होगी। जब ये बयानिया या ये डिक्लेरेशन जारी होगी तो तभी हम किसी से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवत साहब, जो नाम आ रहे हैं फवाद चौधरी, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, मलिका बुखारी, शीरी मज़ारी, खबर आ रही है कि बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है कि इनके लिए पार्टी के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। कुछ इस हवाले से आपकी बात हुई है बानी पीटीआई से? जी, आज ही ये बात हुई है और आज ही खान साहब ने कहा कि केस टू केस बेसिस पे फैसले होंगे। किसने क्या कहा, कितना कहा, क्यों कहा और कितनी मजबूरियां थी, इन तमाम अमूर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पीटीआई के साबिका मेंबर को या लीडर को जो है पार्टी में वापस लाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। और ख़ान साहब ने फिर ये मज़ीद भी कहा कि शायद ये फ़ैसला करने में वो ख़ुद जब बाहर आएंगे तो ये उस वक़्त फ़ैसला होगा। ये भी आज खान साहब ने कहा। बिल्कुल सही। और शेर अफजल मरवत साहब, ये बात क्लियर उनकी तरफ से, जहां उन्होंने अफसोस का इजहार किया एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का, तो जाहिर बात है उन्होंने आपसे ये भी शेयर किया होगा कि वो बात करने को तैयार नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से या फिर करने को तैयार है। खान साहब, जिस तरह मैंने बात वाज़ेह की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। खान साहब ये चाहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से या किसी भी सियासी पार्टी से या हुकूमत से कोई भी बात करनी होगी तो बातचीत से कबल ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मसलहत के तहत किसी डील के लिए, किसी खान साहब की अपनी रिहाई के लिए या किसी रिलीफ के लिए कोई बातचीत नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। हुकूमत बनानी होती तो पीटीआई पीपल पार्टी के साथ मिल के मसलहत के तहत हुकूमत बना सकती थी। उस वक़्त भी खान ने रद्द किया। खान साहब ये फरमा रहे थे कि जब बातचीत होगी तो इससे पहले एक मुश्तरका एलामिया ज़रूर जारी होगा कि ये मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए, यानी कि ये चीज़ सबको वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कानून कहता है, आईन कहता है, या ये इदारों के किरदार या रोल का तयन करता है, या फिर इस रोल से अगर किसी ने तजावुज़ किया है तो उस तजावुज़ की वजह से जितनी भी अवामिल का इर्तिकाब हुआ है उस तमाम को अंडू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा मरवत साहब, मैं चाहती हूँ कि आप ये शॉर्ट सुन ली। तलाल चौधरी साहब ने कुछ कहा है आपकी जमात के हवाले से, आप पहले सुन ले, मैं फिर आपसे सवाल करती हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि जब भी सरमायाकारी होने लगती है आप लोग उसे सबूताज करने की कोशिश करते हैं और सूबे पर हमलावर होने की जो धमकी दी गई है गंडापुर की जानिब से सर, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। जी, सरमायाकारी अलहदा चीज़ हैं और सूबे की हमलावर होना ये दूसरा पहलू है। सरमायाकारी जो हैं पाकिस्तान में मौजूदा हालात में कौन करेगा? 100 पेजेस की स्टेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स 2023 की रिपोर्ट शाई हुई है और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, ख़ानदानों के साथ, सियासी पार्टियों के साथ, मीडिया के साथ, काश्तकारों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ नहीं की। जो वज़ीर आला ने बात की है लाज़िमन हम इनकी तायीद करते हैं। वज़ीर आला ने क्या कहा है? वज़ीर आला ने यह कहा है कि जो कब्ज़ा आपने किया हुआ है वो कब्ज़ा हम छुड़ाएंगे। तो किस कानून के तहत इन्होंने मैंडेट चोरी किया? इन्होंने आइन शिकनी की है, कानून शिकनी की है। अगर पाकिस्तान में अदालत आज़ाद होती तो इनकी जुर्रत ही नहीं हो सकती थी कि ये इस तरीके से शब खून मारते, 8 फरवरी के मैंडेट को 9 फरवरी को फार्म 47 के वसातत से चोरी करते। पाकिस्तान फिर इन्होंने हमसे रिज़र्व सीटें छीनी, फिर
21 अप्रैल मलबत को साहब, जिमनी आप खुद इलेक्शन में तो उन्हीं कानूनदान ने हैं बदमाशी सर, की। आप खुद कानूनदान हैं, तो अब बानी पीटीआई के केसेस अदालतों में ही हैं। अगर तब अदालतें आज़ाद नहीं थी तो अब आप समझते हैं अब आज़ाद है? न पहले आज़ाद थी ना अब आज़ाद है। अदलिया की जो बेतवकीरी हुई है गुज़िश्ता 2 साल में, अगर अदलिया आज़ाद होती तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की इतनी बुरी तरह पामाल होते। पूरी अदलिया तमाशा कर रही है। आज भी हमारी ख़वातीन जेलों में अंदर है। बानी पीटीआई जो हैं वो 8 माह से किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं? आप मेरी गुजारिश, राना सनाउल्लाह उन्होंने बयान दिया कि अगर बानी पीटीआई हमसे बात करने के लिए तैयार है तो उसकी रिहाई हो सकती है। ये 200 केसेस राना सनाउल्लाह के दौर में ही तो बने। ये साइफर बना, ये 9 मई के केसेस बने, ये इद्दत का केस बना। तो इसका मतलब ये है कि ये केसेस की इतनी हैसियत है कि राना सनाउल्लाह जब चाहे खान साहब को निकलवा सकता है। यानी कि ये वही केसेस है ना जो उनके दौर में बनाए गए, और अब कहता है कि ये अगर हमारे साथ बात करता है तो रिहा होगा। यानी आपका 9 मई यही है। आपका तमाम बयानिया जो है अपनी बयान से उड़ जाता है। अच्छा, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ मरवत साहब, अगर अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं, आप समझते हैं राना सनाउल्लाह के बयान का भी आपने रेफरेंस दिया, तो फिर मुश्किल लग रहा है आपको बानी पीटीआई का जल्द बाहर आना, उनकी रिहाई फिर आपको मुश्किल लग रही है? पाकिस्तान में ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है 2 सालों से, और जितनी मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए पैदा की गई, पाकिस्तान को जितनी मुश्किल रियासत बना दिया गया है, और जितना अब आप देखें ना, पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया यूएन ने, इसकी 11 पॉइंट दर्जाबंदी नीचे गिर गई है डेमोक्रेसी में। यानी वो इदारा जो दुनिया में डेमोक्रेटिक स्टेट की दर्जाबंदियाँ करता है, और पाकिस्तान जो पहले हाइब्रिड रिजीम कहलाया जाता था, अब उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया है अथॉरिटेरियन रिजीम। जी। तो किस चीज़ पे हम फ़ख्र कर सकते हैं? कचकोर लिए फिर रहे हैं, महंगाई पे महंगाई है। पहले 8 फरवरी के बाद 2 दफ़ा उन्होंने पावर सेक्टर में बिलों की मद में जो है महंगाई नाफिज की, फिर पेट्रोलियम गैसेस की 2 दफ़ा जो है पेट्रोलियम और गैसेस में उन्होंने महंगाई की। अब अच्छा, बजट से पहले ही शहबाज सही। शरीफ साहब बयान दे रहा है कि तलख फैसले करने पड़ेंगे, तो लिहाजा बजट तो अभी आया नहीं है, अवाम की काल उतारना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक कोई है। एक चीज़ बताए ना जिस पे हम फ़ख्र कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, रऊफ हसन और आपके दरमियान काफ़ी अरसे से एक सर्द जंग है, वो भी आपका नाम लेकर मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं, आप भी उनकी बातों का जवाब देते हैं। कोई ख़ास बुनियादी वजह है इस इख्तिलाफात की? नहीं, रऊफ हसन साहब के साथ अगर कोई थी भी तो आज खान साहब की हिदायत के पेश नज़र में अब रऊफ हसन साहब का कोई नाम नहीं लूँगा। बिल्कुल ठीक। और कल इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आज़म बना दिया गया है, क्या समझते हैं इस फैसले को लेकर, किस मकसद के लिए ये ओहदा दिया जा सकता है? ये तो इस तरह है ना कि जिस तरह इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, इस तरह जो है मुसव्वर अली खान तनूर को भी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे। मनसब ही नहीं है कानून में ना आईन में, तो ये किस चीज़ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए? आईन में वजीर का मनसब है, वजीर आजम का मनसब है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये तो नून की अपनी रसाकशी है। परवेज इलाही भी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब जो हैं अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि ताकि शहबाज शरीफ पे कोई चेक रख सके। बाकी जो है जिस अदालत में जब भी ये चैलेंज हुआ तो इसहाक डार साहब फिर वापस वजीर खारजा ही बनेंगे। अच्छा, और चूंकि आपकी नज़र सर गहरे मुल्की मामलात पर रहती है, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पहुंचना चाहूँगी। पंजाब में इस वक्त भी किसानों का बहरान है, और ख़ासी तनकीद मरियम साहिबा के यूनिफॉर्म पहनने पर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या ये कानून में मौजूद है यूनिफॉर्म पहनना? यूनिफॉर्म तो वो नहीं पहन सकती हैं क्योंकि फोर्सेस की यूनिफॉर्म जो है उसका कवानीन जो इजाज़त नहीं दे। पुलिस आर्डर 151 इसकी रिस्ट्रिक्शन करता है। 419 ताज़ीरात पाकिस्तान इस पर कदगन लगाता है। उसकी 7 साल सज़ाएँ हैं 419 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, 3 साल सज़ा 151 के तहत हैं। अदरवाइज़ भी एक ऐसी फोर्स का यूनिफॉर्म पहनना जिसने 2 साल जो हैं पंजाब के लोगों पर सऊबतें और तकालीफ़ और मुश्किलात डाई, मारा पीटा, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए, उनके साथ यकजहती का इज़हार करना और उनकी यूनिफॉर्म पहनना, ये मेरे ख्याल में जेब नहीं देता है। वज़ीर आला का दफ्तर आईनी तौर पे बहुत बड़ा मनसब है, और यूँ वर्दी पहन के, बल्कि वर्दी इसने सिलवाई होगी, किसी की दूसरी की तो नहीं पहनी होगी, तो वर्दी सिलवा के फिर जो है हलफ ले रही है। यानी कि हलफ जो लोग इनके हाथों हलफ ले रहे हैं, ख़ुद जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनके ख़ानदान ने सारी उम्र पाकिस्तान का पैसा लूटा है, ये क्या हलफ दे रही हैं? और जिन्होंने इनसे हलफ उठाया है वो कौन से हलफ की पासदारी करेंगे? सर, सुनने में आ रहा है कि शायद वो एलीट पुलिस एहलकारों की भी वर्दी पहनने वाली है उनकी तकरीब के लिए भी।
किसकी वर्दी पहनने वाली है? सर एलीट फोर्स की। एलीट फोर्स की पहन लें या पायलट की पहन लें, वर्दियां पहनने से कुछ नहीं हो गया। अब मोहतरमा को टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है, वो इसलिए ये वर्दियां पहन के देखा नहीं, उनको अंदाजा था ना कि मैं वर्दी पहनूंगी तो ये वायरल होगी, और बाइनहू वायरल हो गई। अब ये एलीट फोर्स की पहने, अगले दिन पायलट की पहने, फिर इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की पहने। खैर, एक कौम को भी तमाशा है, महदूद होने दें। सही, बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब से बात करने के लिए। तो देखते हैं ये सियासी मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो बड़ा ही पर्टिनेंट मौका है कि हम सेहत की सहूलियात के हवाले से भी सबसे पहले बात कर लें। सर, गुजरात का ज़ेरे तामीर एक अस्पताल जिसकी छत गिरने से 3 मरीज जाँ बहक हुए, 12 जख्मी हुए और वजीर आला ने इस पर नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब की थी। सर, वो मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है? मैंने तो गुजरात का जब ये वाक़ा हुआ था तो मेरी ड्यूटी फौरी तौर पे सीएम साहब ने लगाई थी और सेक्रेटरी हेल्थ साथ मिनिस्टर सीएनडब्ल्यू और जो सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू थे मौके पे चले गए थे। तो एक डेथ थी और एक खातून ज़ख्मी थी, बाकी 4 जो थे माइनर इंजर्ड थे। उस सारे को इन्वेस्टिगेट किया गया था और फौरी तौर पे जो गफलत के मुर्तकिब अफसर थे उनको उनसे हटाया गया था। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि 1965 की ये एक बिल्डिंग थी जिसकी रेनोवेशन का काम जारी था और उसके अंदर जो खिड़कियाँ थी, उनके पिलर्स थे, वो खिड़कियाँ निकाल ली गई और जो नीचे कॉलम नहीं थे, वो पेंस्टड की एक बिल्डिंग थी जिसकी वजह से जो पेशेंट ऊपर थे वो बेसिकली एक इंजीनियर गफलत थी, ठेकेदार की गफलत थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर गुजरावाला की सरपरस्ती में और उनकी सदारत में कमेटी बन गई है और हमने फौरी तौर पे लेकिन उस रात फैसला कर लिया था। एमएस को हमने उधर से हटा दिया था और जो मुतलका इंजीनियर था उसको भी उधर से हटा दिया था और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 1 मई से फैसला किया गया था कि फ्री मेडिसिन की होम डिलीवरी होगी। अब महज 2 दिन ही रह गए हैं इस डेडलाइन के ऊपर, तो ये हो पाएगा? अच्छा, मैं एक बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब एक सीएम हमें डायरेक्शन दे देते हैं ना तो हम फिर उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। इंशाल्लाह मई की 2 या 3 तारीख को मरियम बीबी उसका इफ्तिताह करेंगी। प्रोक्योरमेंट हमारी मुकम्मल हो गई है, उसके बाद हमने उसका तरसील भी शुरू कर दिया है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जिसके थ्रू हमने पहले स्टेप में हेपेटाइटिस और कार्डिक जो मेडिसिन है वो अर्बन एरियाज़ में उसको हमने करना है कोरियर, और फिर सेकंड स्टेप में हम उसके बाद विलेजेस में जाएंगे। तो वो भी हम काम शुरू अपना कर रहे हैं जो इंशाल्लाह 3-4 दिन में बीबी मरियम उसका इफ्तिताह करेंगी। अच्छा सर, एक बड़ा पर्टिनेंट इशू है सूबा पंजाब का और वो है सरकारी हस्पताल में सहूलियात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं और दबाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से लाहौर के हस्पतालों के अंदर एक बेड पर अक्सर 2 मरीज़ों को ट्रीट किया जा रहा है। सो अब चूँकि आपके पास ये वजारत है, मरियम साहिबा इसको लीड कर रही हैं पंजाब को, कोई ऐसा प्लान है रेवोल्यूशनरी जो ये पूरा सिस्टम तब्दील हो सके? इकरा बीबी, इस पर ना एक बड़ा सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया है और ये मैं एतराफ़ करूँगा इस बात का कि इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त, मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि हमारा रोड मैप क्या है। हमने इस 1.5 माह में जो हमारी हुकूमत आई है, हमने इस सारे निज़ाम को रिव्यू करना शुरू किया है। नंबर 1 जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो बाज़ चल रहे हैं और बाज़ नहीं चल रहे, 2500 की तादाद BHU मौजूद है, तो 2500 के 2500 को हम रिवैम्प कर रहे हैं, 2500 को विद इन तकरीबन 1 साल में, और उस 1 साल में 24 घंटे वो फिर चलेंगे। LHP मौजूद होगी, डॉक्टर अवेलेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाएगा, मेडिसिन को इंश्योर किया जाएगा। फिर हमारे 300 RSC हैं, उनको भी 100% रेनोवेट किया जाएगा। तो ये 60 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो लगे 1.5 साल में इसको हम पहली बात मुकम्मल करेंगे। तो उससे जो DHQ और ट्रशी पे थोड़ा लोड है वो कदरे इनकी तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे THQs हैं, DHQs हैं, गोगी जो महकमा ये ख्वाजा इमरान साहब इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इकट्ठे काम कर रहे हैं। इससे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक रेनोवेशन का बहुत बड़ा काम पिछली हुकूमत ने शुरू किया था और उसमें काफ़ी काम होना भी बाकी है। उसके लिए 20 अरब रुपये हमें चाहिए था जो पिछले हफ्ते में मिल गया था फाइनेंस से CNW को। हम फास्ट ट्रैक पे उसकी जो रेनोवेशन है उसको मुकम्मल कर रहे हैं जिससे बेड कैपेसिटी और एक एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर होगा। अद्वियात की फराहमी जो है वो मई में हमने CM साहब से वादा किया था, हम उस पर कायम है और आपको आने वाले चंद दिनों में अस्पताल में जो अद्वियात की फराहमी वो बहुत बेहतर मिलेगी। फिर हेल्थ कार्ड को हम रिव्यू कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड जो है उसको हम जो गुर्बत से नीचे लोग हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी के साथ लेके आ रहे हैं जो 1 माह में हम अनाउंस कर देंगे। ज़ाहिर है कि उसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल होंगे, उससे भी लोड में कमी वाक़या होगी। तो ये एक
रेफरल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं कि BHU RSC जो है उनको एक्टिवेट कर दें और उसके बाद जो हमारे टीचिंग अस्पताल उन पर अपने लोड कम करें और उसके साथ जो बेड कैपेसिटी उसको अनाउंस करें। जो रेनोवेशन हो रही है उसमें बेड्स भी बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, तो उसको मेरी बहन हम बहुत फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं। अगले 2-3 माह में पूरे पंजाब के जो अस्पताल हैं उनमें बेशतर जो वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। चलें जी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा सियासत की तरफ आते हैं। तो आपकी जमात में तंजीमी तब्दीलियां भी हो रही हैं, तो बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब से ओहदा लेकर अब मियां नवाज शरीफ दोबारा से अपना ही छोड़ा हुआ ओहदा संभालने जा रहे हैं। तो मुबैना तौर पर ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही होंगे या फिर मरीम नवाज साहिबा का भी जो पार्टी ओहदा है वो वापस लिया जाएगा? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि जिनके पास हुकूमती ओहदा है उन्हें तंजीमी ओहदा नहीं दिया जाएगा। अभी इस पर ना एक डिस्कशन हुई है पंजाब मुस्लिम लीग के जो मीटिंग थी राना सनाउल्लाह साहब की चेयर में, उसमें इस पर बात बड़ी तफसील से की गई थी और ये बात वहीं आई थी। वहाँ भी लोगों ने कहा था कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब मईशत के हवाले से और एक जो मैनेजमेंट है पूरे मुल्क की उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए और उनको खुद इसकी कमान संभालनी चाहिए। तो हमने करारदाद पास की थी। अभी उस पर हतमी फैसला क्या होता है ज़ाहिर है वो तो क़यादत और जो हमारा कोर ग्रुप है यानी जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसने इस पर बात करनी है। लेकिन पंजाब से जो करारदाद गई थी वो बिल्कुल 100% मौक़िफ़ यही था हमारा कंसेंसस के साथ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सदर मुस्लिम लीग बनना चाहिए और उनको अब लीड करना चाहिए। ठीक है। और पार्टी बयानियों को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसके वाज़ेह अशारिये मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिलते हैं। सर वो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आप भी तो पुराने ही रहनुमा है ना इस पार्टी के, एक सीनियर रहनुमा है, आप हैं, ख्वाजा साद रफीक है, आप लोगों की एक खासी स्ट्रगल है इस पार्टी को लेकर। ऐसा होना नहीं चाहिए। इनफरादी तौर पर कभी 1-2 ऐसी शिकायत मिलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर क़यादत या सीनियर लोग उनसे रब्ता करते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई आपका इख्तलाफ है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आपको मीटिंग के अंदर बैठ के क़यादत से मिलकर अलहदा करना चाहिए। उसको जब हम पब्लिकली करते हैं तो वो कोई मुनासिब नहीं होता। जिस जमात ने हमें इज़्ज़त दी है, जिस जमात के साथ हम सारी ज़िंदगी चले हैं, आपके मसले मसाइल होंगे, घरों में भी मसले मसाइल होते हैं, तो उसका वाहिद हल ये होता है कि आप अंदर बैठ के उस पर बात करें। एक पार्टी का एक दस्तूर है, उसका मंशूर है, उसका टारगेट है, उसकी मंजिल है। मेरा ख्याल उस पर हम सबको चलना चाहिए। जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं, जिम्मेदारी बात का नहीं मिलती, लेकिन जमात की इज्जत जो बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है। इसहाक डार को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना दिया गया। कुछ हल्के नहीं चाहते थे वो वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन उन्हें अब डेप्यूटी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो एक तो इतनी जल्दी इस नोटिफिकेशन का जारी होना जब वज़ीर आज़म खुद यहाँ थे भी नहीं, कोई ख़ास वजह है क्या? उनके अख्तियारात में भी इजाफा किया जा रहा है? नहीं, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे चूँकि इसके बारे में बहुत इल्म नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दूंगा। डार साहब बहुत ही एक फ़ाल किस्म के एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल, और जहाँ पे वो फॉरेन अफेयर को देख रहे हैं, पार्टी के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा रब्ता लोगों के साथ। और जब आप एक लीड कर रहे होते हैं, जैसे शहबाज साहब लीड कर रहे हैं, तो आपको एक अपना सेकेंड इन कमांड चाहिए होता है। मेरा ख्याल है इससे कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बाहर जो तरक्की पजीर मुल्क है। बेशुमार इश्यूज़ हैं, इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, मईशत के इश्यूज़ हैं, और बेशुमार वीट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बेशुमार इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा होगा, इससे जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। अच्छा सर, चूंकि आपकी वजारत का ये इशू नहीं है जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ, लेकिन आप काबीना के इजलास में तो मौजूद होते हैं। ये जो किसान सड़कों पर मौजूद हैं, और आज जो मैं देख रही थी उज़्ज़ा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। मरियम साहिबा क्या कहती हैं इस मामले पर? क्योंकि काफ़ी गंभीर मसला है, सारा साल किसान मेहनत करते हैं और एंड पे उसको उसका रिजल्ट ना मिले। देखिए, ये बाकी बड़ा गंभीर मसला है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, किसान हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, ग्रोअर हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है, इस पर कोई बहस नहीं है। इस पर कैबिनेट भी बहस हुई है, मुख्तसर मीटिंग्स में भी बहस हुई है, और हम एक नतीजे पर बाहर पहुँच चुके हैं। इसमें बेसिकली देखें, गर्मी की ख़रीदारी तो हमने करनी है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने 22 लाख मैट्रिक वो इम्पोर्ट कर ली थी। वो अब गोदाम में पड़ी हुई है, और वो गोदाम में अगर बहुत देर पड़ी रहेगी तो ज़ाहिर है वो अरब रुपया जो कौम का एक अमानत है, और वो खुदा न खासा ज़ाया भी हो सकता है। तो आप प्रोक्योरमेंट उतनी करेंगे जितनी आपके पास कैपेसिटी है, गोदाम में जगह है। उसके लिए 6 एकड़ से सौदा नीचे जो छोटा जिम्मेदार है बेसिक उसकी परचेज की जाएगी। बहरहाल इसमें आड़ती भी है, मिडल मैन भी है, स्टॉकिस्ट भी इसमें मौजूद हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम गंदम की खरीदारी करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरे टारगेट पे करेंगे 200-250 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको बैंक से लोन लेंगे तो 40 से 50 अरब रुपया भी आपका सूबे पे उसका सूद पड़ेगा। सब चीज़ें देखी जा रही हैं। किसान कार्ड जो है वो उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो हमारी यह ख्वाहिश है गवर्नमेंट की, अभी मरियम की, कि हम बराह रास्त जो असल किसान है, जो पुअर ऑफ द पुअर है, उसको डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करें। उस पर एक 13 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी
परसों जिसमें बिलाल यासिन साहब जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं, मियां मुश्तफा हमारे पार्लियामेंट अमूर को डील करते हैं, किरमानी साहब हमारे एग्रीकल्चर के हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। बरहला 1 या 2 दिन में उस पर हमारी फाइनल मीटिंग हो जाएगी और उस पर इंशाल्लाह हम फिर उस पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो छोटा किसान है उसकी गंदम हम इंशाल्लाह खरीदनी है हमने उसकी। बिल्कुल सही सर। मैं चाहूँगी कि अब आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो आज हैं तो आप पंजाब के अंदर ही, काफ़ी मजबूत सूबा है हमारा, लेकिन सारी पॉलिटिक्स का आगाज़ पंजाब से ही होता है। लेकिन कौमी असम्बली में भी खासी आज गर्मा गर्म बहस हुई है। असद कैसर साहब ने वहाँ इजहार ख्याल करते हुए कुछ कहा, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप सुन लें। जी सर, क्या कहेंगे सर असद कैसर साहब की इस बात के ऊपर कि रोका जा रहा है उन्हें? बहन, बात यह कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी तहरीकों में गुजरी है और मार्शलों का मुकाबला भी किया है, जेलें भी काटी हैं, तशद्दुद भी बर्दाश्त की है। पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, कोई या सियासी कारकुन, उसका काम नारा मारना है, तकरीर करनी है और उसके बाद जेल जाना है। हमारा यह काम नहीं है कि हम लोगों के घरों को जलाएं, छावनियों पे हमला करें, एयर बेसिस से हमला करें और फिर वीडियो रिकॉर्डर में कहें कि हम फलां के घर जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल काम नहीं है और अगर वो उसको IG पे या मोहसिन नकवी साहब पे डालते हैं तो ये बड़ी नामुनासिब है। और अगर फिर इतने ही उनके कंट्रोल में PTI है तो फिर उनको PTI का सरबराह बना दें। देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से असद कैसर साहब को कहना ये चाहिए कि उनके कायद ने जो नफरतें बोई थी, जो घड़े खोदे थे, उसमें खुद गिरना नहीं था। ये तो मेरे अल्लाह का फैसला है। तो जो इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स की थी, जिस तर्ज की पॉलिटिक्स की थी, जो नफरत के बीज बोए थे, वो उनके आगे खुद आने थे। तो ये तो उनको अकाउंटेबिलिटी अपने लीडर की करनी चाहिए। इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है। जब उन्होंने अपने मुखालिफिन को दीवार से लगा दिया, जब हम सबको जेलों में ठोंस दिया गया जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, हम पे केसेस डाल दिए गए, 2-2 साल हमें अंदर रखा, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं था। तो अब जो उन पे केसेस हैं उनको वो फेस कर रहे हैं, कोर्ट्स को उनको बिल्कुल करना चाहिए फेस। लेकिन असद कैसर की इस बात का मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल 9 मई का जो वाकया है वो काबिल मजम्मत है, वो कोई भी करे काबिल मजम्मत है। सिर्फ फौज पे नहीं, पुलिस पे, थानों पे, सकती या किसी के भी प्राइवेट घर पे ये सियासी कारकुनों का काम नहीं है। हमारा काम नारे मारना है, तकरीर करना है हुकूमत की, बिल्कुल अगर खिलाफ है तो उस पर तनकीद करना हमारा बेसिक राइट है, मगर शर्त पसंदी करना हमारा राइट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान रफीक साहब, आपके वक्त का। और उम्मीद करते हैं कि अब मुफाहमत की कोई फ़िज़ा मुल्क में बने और मईशत ज़्यादा तवज्जो रहे, क्योंकि मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। किसानों ने भी एहतजाज की कल कॉल दे दी है। मसला हल अगर ना हुआ तो किसान भी सड़कों पर नजर आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप सुनेंगे। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा। इस हाथ डाक को वजीर खारजा के साथ साथ डेप्यूटी आजम बना दिया गया और वो भी एक नोटिफिकेशन में। तो हुकूमत आपकी इत्तेहादी जरूर है, लेकिन क्या इस फैसले पर आपकी क़यादत को एतमाद में लिया गया? देखिए, मैंने अभी सेशन से आ रही हूँ और मैंने वहाँ पे या पार्टी के ग्रुप में इस पे कोई वो नहीं देखी है मुखालफत। लेकिन अगर किसी जगह हो रही हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो ये एक अलग बात है। लेकिन देखिए, एक सेरेमोनियल सी ये है एक, और जिसमें वो बस कैबिनेट के मेंबर्स वगैरह को देखेंगे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी और फॉरेन अफेयर्स। तो ठीक है, अगर वो एक नई मिनिस्ट्री के बजाय एडिशनल चार्ज दे दिया है तो ठीक है। अच्छा, माजी में भी एक बार ये हो चुका है जब आपकी जमात ने परवेज़ इलाही साहब को भी बेख्तियार वज़ीर आज़म बनाया था। उस सौदे की भी आईनी कानूनी हैसियत नहीं। क्या आपको लगता है इस हाथ डाक की भी बग़ैर इख्तियारात की एक कानूनी हैसियत होगी? और अगर जिम्मेदारियां दे दी भी गई तो क्या वो कल जवाबदेह भी होंगे किसी चीज़ के लिए? देखिए, लिखा हुआ तो यही था जब हमने पढ़ा था इसको कल कि ये सेरेमोनियल है। लेकिन अगर एक पार्टी के मिनिस्टर को कोई इजाफी चार्ज दिया जा रहा है और वो उसको ज़िम्मेदारी से ले रहे हैं और उसकी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे तो आंसरेबल भी होंगे। और दूसरी जानिब सिंध, पंजाब और KP की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के साथ गवर्नर्स तैनात होना थे। तो क्या वजह है कि अब तक कोई ख़ास पेशरफ्त इस मामले पर नज़र नहीं आ रही? क्या कोई रुकावट सामने आ रही है पीपल्स पार्टी के? देखिए, ये जो फैसले ये बड़े लेवल पे होने हैं और हमें भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे गवर्नर्स नहीं आए हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, लेकिन एज अ सीनियर सियासतदान आपकी
कोई या प्रेडिक्शन तो होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि सिंध में MQM खासी मुतहरक है, वो अभी भी यही चाहती है कि गवर्नर उनकी मुशावरत से ही लगाया जाए। देखिए, ये हर पार्टी की एक नेचर होती है कि वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और इख्तियारात लेना चाहती है, तो अगर वो भी चाहते हैं तो ये उनका राइट है कि वो चाहें। तो ये तो फिर इसका मतलब आप ये भी कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात रहें पीपल्स पार्टी के पास भी। जब कोई पार्टी किसी जगह बैठती है तो अपने इख्तियारात को बढ़ाना ही चाहती है ताकि हम अपने मामलात में अपना एक वेट रख सकें। अच्छा शैला साहिबा, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है बानी तहरीक इंसाफ को लेकर। एक तो ये कि वो जेल में ही रहें ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए, दूसरा ये कि उनसे बात की जाए क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा मैंडेट है। जरदारी साहब चूंकि बात करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, उन्हें मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, तो आपकी पार्टी जननारिक लीग किस वर्जन को सपोर्ट करती है? अच्छा देखिए, जहाँ तक बातचीत की बात है एक अलग बात है, लेकिन वो इसलिए बंद नहीं है, उनके ऊपर मुकदमात हैं और उनको देखा जा रहा है। बहुत सारे मुकदमात में उन्हें ज़मानत भी मिली है, तो ये तो कानून के मामलात हैं, इसमें तो हम नहीं बोल रहे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हमांगी होनी चाहिए मुल्क के मसाइल पर। सबके अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन मुल्क के मसलों जो हैं उनको एक होकर देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर भारत से हमारे जब मामलात कभी ख़राब होते हैं, सब होते हैं, तो तमाम पार्टी एक पेश पे होती है। कश्मीर के मामलात हैं, इन सब पे तो इस तरह मुल्क के जो हालात हैं उसमें भी आपको एक जगह पे होना पड़ेगा। दहशतगर्दी सर उठा रही है। अच्छा शैला साहब, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ आप लोगों यानी हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, लेकिन ये पैगाम देना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बैठने को तैयार हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब वो पहले आए थे तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी, थर्ड ऑप्शन के तौर पे उनके बिल पास कराती थी, सब करती थी। तो वो ये समझते हैं कि हमें उन्हीं के से बात करके उन्हीं के ज़रिए आना चाहिए। और जजेस पर जो दबाव डाला जा रहा है कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, माजी में आपकी जमात भी अदलिया के साथ इस रवैये पर काफ़ी बरहम रही, लेकिन जिस जज का नाम लिया जा रहा है उससे ये बात तो साबित होती है कि उनकी दोहरी शहरियत उनके पास और उनके अहले खाना और बच्चों के पास मौजूद है। तो अगर सियासतदानों के ऊपर ये कानून लागू होता है या फिर उनके लिए बात की जाती है कि उनके पास दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, तो जजेस के लिए भी ये मामला होना चाहिए? देखिए, मैं एक क्वेश्चन डाला था असेंबली में और उसमें ये पूछा गया था कि ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्रेटरीज हैं 38 इस्लामाबाद में, उनमें से किसके पास दोहरी शहरियत है। अगर मैं सही हूँ तो उस पर भी 20 आया था जवाब। तो मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ी अहम ओहदे हैं ब्यूरोक्रेसी के, इनकी भी फिर नहीं होनी चाहिए। और अगर इधर से उधर तक देखें पूरे पाकिस्तान में तो ज़्यादा 1300-1400 आपके मेंबर हैं जो सेनेट में, नेशनल असेंबली में और सूबाई में बैठे हैं। उससे ज़्यादा तो ब्यूरोक्रेसी और उससे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है। अच्छा शैला साहब, आज मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी खामोशी खासी तोड़ी है और काफ़ी उनकी बयानबाजी भी हुई है, तो आप असेंबली में मौजूद थी, कैसे देखती हैं आप उनकी लबकुशाई को जो उन्होंने इतनी ज़्यादा की है आज? सबसे पहले तो यह है कि वो असेंबली आ गए और उन्होंने इलेक्शन तस्लीम कर लिया, वो तो उठा लिया। अब जो रिमेनिंग सीट्स हैं जिन पे उनको एतराज़ है, उन पे आइन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज करना उनका हक़ है। तो बाकी रही तकरीरें तो वो जज्बाती आगे पीछे होती रहती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपका। अब देखते हैं मुफाहमत चलेगी या मज़ाहमत चलेगी, क्योंकि जो आज असेंबली में हुआ उससे मुफाहमत तो कहीं होती नज़र नहीं आ रही। मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।